गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप लोगों से विनती है कि आप सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दे। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान गवर्नमेंट, भारत के सामने पाकिस्तान सरकार ने टेके घुटने, आग बबला हो गए पाकिस्तानी। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा हटाने के फैसले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच संबंध और ज्यादा बिगड़ने लगे हैं। 2019 के बाद पाकिस्तान ने इस फैसले से चिढ़कर भारत से व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए थे। तब से पाकिस्तान ने अपने हाई कमिश्नर को भारत से अपने मुल्क बुलवा लिया था और इस्लामाबाद में मौजूद भारत के हाई कमीशन को भी वापस भारत जाने के लिए कहा था। दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व हाई कमीशन अब्दुल बासित ने पाकिस्तान के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि जब भारत के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं है तो फिर ट्रेड मंत्री को नियुक्त करने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान का फैसला था कि जब तक भारत कश्मीर के फैसले को वापस नहीं ले लेता तब तक भारत के साथ कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। ऐसे में शहबाज सरकार का फैसला भारत की तरफ उनके झुकाव को दिखा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य, आज से पढ़ाई से पहले हर दिन होगा जनगण मन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने इसका आदेश जारी कर दिया। यह आदेश मान्यता प्राप्त, अनुदान पाने वाले और अनुदान नहीं पाने वाले सभी मदरसों पर लागू होगा। कक्षाएं शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना के समय राष्ट्रगान होगा। रमजान और ईद की छुट्टियों के बाद गुरुवार यानी कि आज से सभी मदरसे खुल चुके हैं। दोस्तों 14 मई से मदरसों में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि जब मदरसा छात्र राष्ट्रगान गाएंगे तो समाज के मूल्यों को भी जानेंगे। मदरसा शिक्षा के उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है। अब मदरसा के छात्र गणित, विज्ञान, कंप्यूटर के साथ साथ धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका, रानिल विक्रमसिंघे 2020 में चुनाव हारे, पार्टी का खाता भी नहीं खुला लेकिन अब बने देश के प्रधानमंत्री। यहाँ दोस्तों श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री घोषित किए गए हैं। श्रीलंका की 225 सदस्यीय संसद में पूर्व पीएम रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी यूएनपी की केवल एक सीट है। देश की सबसे पुरानी पार्टी यूएनपी 2020 में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी और यूएनपी के मजबूत गढ़ रहे कोलंबो से चुनाव लड़ने वाले विक्रमसिंघे भी हार गए थे। बाद में वह कम्युनिलेटिव नेशनल वोट के आधार पर यूएनपी को आवंटित राष्ट्रीय सूची के माध्यम से संसद पहुंच सके। श्रीलंका के 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके विक्रमसिंघे को अक्टूबर 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। हालांकि 2 महीने बाद ही सिरिसेना ने उन्हें इस पद पर बहाल कर दिया था। लेकिन दोस्तों अब श्रीलंका में चल रहे आर्थिक घटनाक्रम के बाद एक बार फिर वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ताजमहल केस में याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि पीआईएल का दुरुपयोग न करें, पहले पीएचडी करें तब कोर्ट आएं। जी हां दोस्तों, ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। सबसे पहले गुरुवार को 12 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दोस्तों सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने कहा कि याचिकाकर्ता पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग न करें, पहले यूनिवर्सिटी जाए, पीएचडी करे तब कोर्ट आए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिसर्च करने से रोके तब हमारे पास आना। उन्होंने कहा कि कल को आप आएंगे और कहेंगे कि आपको जजों के चैम्बर में जाना है तो क्या हम आपको चैम्बर दिखाएंगे? इतिहास आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ताजमहल के 20 कमरों को खोलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप एक समिति के माध्यम से तथ्यों की खोज की मांग कर रहे हैं। आप कौन होते हैं यह आपका अधिकार नहीं है और न ही यह आरटीआई अधिनियम के दायरे में है। हम आपकी दलील से सहमत नहीं हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सऊदी अरब की अरामको बनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, एप्पल को भी पछाड़ा। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब की स्वामित्व वाली तेल कंपनी अरामको अब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। उसने एप्पल को भी पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर अपनी जगह बनाई है। दोस्तों इससे पहले एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन सऊदी अरामको ने आखिरकार एप्पल से उसका यह खिताब छीन लिया। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले काफी समय से दुनिया में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण तेल क्षेत्र के शेयरों में तेजी आई और टेक इंडस्ट्री के शेयरों में गिरावट आई और इसका सीधा फायदा सऊदी अरब तेल कंपनी अरामको को मिला, जिससे बड़ी आसानी ने कामयाबी का यह ताज पहन लिया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बड़गांव में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित को ऑफिस में घुसकर गोली मारी, इलाज के दौरान हुई मौत। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। आतंकवादियों ने बड़गांव के चाडूरा में तहसील ऑफिस में एक सरकारी कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि राहुल भट्ट नाम के कर्मचारी पर आतंकवादियों ने दफ्तर में घुसकर फायरिंग की। घायल अवस्था में उन्हें श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी जैश के संबंधित आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हमले में 2 आतंकवादी शामिल हैं और उन्होंने इस अपराध के लिए पिस्तौल का इस्तेमाल किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10 लाख के पार, राष्ट्रपति बाइडेन ने कर दिया अलर्ट। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में पिछले 3 साल से कोरोना ने तबाही मचा रखी है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका हुआ है। दोस्तों, ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि यह हमारे लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि आज हमने कोविड से होने वाली मौतों को 10 लाख पार कर दिया है। यह उन लोगों के दर्द को स्वीकार करने का दिन है जिन्होंने अपनों को खोया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब भी इस बीमारी से सतर्क रहने का आह्वान किया और कहा कि टेस्टिंग, वैक्सीन और कोरोना पर काबू पाने के लिए फंड को बढ़ाने का हमारा दृढ़ संकल्प कायम है। दोस्तों, एनडीटीवी की खबर के मुताबिक न्यूयॉर्क की डायना बेरेट ने कहा कि यह बेहद दुख की घड़ी है। डायना बेरेट न्यूयॉर्क में कोविड से संक्रमित होने वाली पहली महिला है। उन्होंने कहा कि यहां कोरोना से प्रभावितों की संख्या वैज्ञानिकों द्वारा की गई भविष्यवाणी से कहीं अधिक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2022 कार्तिक और तेवतिया के रूप में मिले तगड़े फिनिशर, पूर्व चीफ सेलेक्टर ने कहा टीम इंडिया को मिले मौका। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का प्रदर्शन टीम इंडिया में सेलेक्टर्स का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता, लेकिन दिनेश कार्तिक और राहुल तेवतिया ने अपनी फ्रेंचाइजी के लिए फिनिशर की भूमिका में शानदार प्रदर्शन करके T20 वर्ल्ड कप के लिए निश्चित रूप से मजबूत दावेदारी पेश की है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इस T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 महीने का समय रह गया है, लेकिन सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट को जल्द ही खिलाड़ियों के कोर ग्रुप पर फैसला करना होगा, जिसकी शुरुआत अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू T20 सीरीज से होगी। दोस्तों, फिटनेस कारणों से हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में मैनेजमेंट ने पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद मध्यम क्रम में दीपक हुड्डा और वेंकटेश अय्यर को आजमाया। यह हालांकि उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। हार्दिक ने आईपीएल में वापसी करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है और खुद की भी दावेदारी पेश कर दी है। हालांकि हुड्डा और हार्दिक बल्लेबाजी क्रम में ऊपर खेल रहे हैं, लेकिन नेशनल टीम में उनके निचले क्रम में खेलने की उम्मीद है। वेंकटेश का आईपीएल में दूसरा साल मुश्किल रहा और वह फिनिशर दावेदारी के क्रम में काफी पीछे खिसक गए हैं। ऐसे में दोस्तों दिनेश कार्तिक और तेवतिया फिनिशर की भूमिका में फेवरेट खिलाड़ी हो सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक और तेवतिया इस आईपीएल सीजन में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। हार्दिक ने भी अच्छी वापसी की है। वर्ल्ड कप में अब भी कुछ समय बचा है, लेकिन कार्तिक और तेवतिया को मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा वेंकटेश प्रसाद ने कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मानसून अपडेट। इस साल समय से पहले मानसून देगा दस्तक, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, देशवासियों को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो इस साल देश में 15 मई को मानसून दस्तक दे सकता है। देश में इस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून समय से पहले आने की उम्मीद है, जिसके कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में पहली मौसमी बारिश 15 मई को होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल संभावित मानसून के लेकर यह अहम जानकारी दी है। दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी एक बयान में बताया कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के 15 मई 2022 के आसपास दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो विस्तारित पूर्वानुमानों में सतत रूप से समय से पूर्व मानसून आने की अनुकूल परिस्थितियां बनने और इसके केरल के ऊपर और फिर उत्तर की ओर बढ़ने के संकेत मिले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चिंतन शिविर से पहले हटे सचिन पायलट के पोस्टर, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष बोले सब कुछ एआईसीसी देख रही, कलेक्टर ने कहा हमने नहीं हटाए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के चिंतन शिविर से पहले सचिन पायलट के होर्डिंग्स पोस्टर हटाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सचिन के समर्थकों ने उनके स्वागत के लिए होटल, एयरपोर्ट के आसपास और उदयपुर के कई इलाकों में होर्डिंग्स लगवाए थे। समर्थकों का दावा है कि शहर के अलग अलग इलाकों से बुधवार रात और गुरुवार सुबह पायलट के होर्डिंग्स पोस्टर
पोस्टर हटा दिए गए। इसके अलावा अन्य नेताओं के समर्थकों ने भी अपने फोटो के साथ चहेते नेता के पोस्टर शहर में लगाए थे, उनमें से भी कुछ पोस्टर हटाए गए हैं। पायलट समर्थकों ने बताया कि यह पोस्टर प्रशासन ने हटवाए हैं। इधर चिंतन शिविर की तैयारियों को लेकर सीएम अशोक गहलोत उदयपुर में हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज, वाराणसी कोर्ट का सर्वे कमिश्नर हटाने से इनकार, कहा 17 मई तक रिपोर्ट दे। जी हां दोस्तों, वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर को नहीं बदला जाएगा। गुरुवार को वाराणसी लोअर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में 17 मई को सर्वे रिपोर्ट मांगी है, यानी कि इससे पहले सर्वे पूरा करना होगा। कोर्ट ने कहा कि सर्वे में बाधा डालने वाले लोगों पर कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट ने सहायक कमिश्नर की भी नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चप्पे चप्पे का सर्वे किया जाएगा। इस दौरान कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ साथ सहायक कमिश्नर विशाल और अजय प्रताप मौजूद रहेंगे। दोस्तों मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में कमिश्नर बदलने की मांग की थी। 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुधवार को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले महीने वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे को लेकर कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश दिया था। दोस्तों कोर्ट ने इस मामले में वीडियोग्राफी करने का भी निर्देश दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजिप्ट मिनिस्टर का वायरल हुआ स्पीच। मिस्र के मंत्री बोले मुसलमान अलग मुल्क का न देखें इस ख्वाब, अपने देश के प्रति रहें वफादार। जी हां दोस्तों, संयुक्त राज्य अरब अमीरात यूएई में विश्व मुस्लिम समुदाय परिषद के एक सम्मेलन में कई देशों के मुस्लिम नेताओं ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में मिस्र के मंत्री ने ऐसा भाषण दिया जो दुनिया भर में वायरल हो गया है। मिस्र के मंत्री ने कहा कि मुसलमानों को अपने देश के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में मिस्र के मंत्री डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार गोबा ने कहा कि मुसलमानों को केवल तर्कसंगत तरीकों से एक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुसलमान जिस भी देश में रह रहे हों उसका सम्मान करना चाहिए, भले ही उस देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देशों के मुसलमानों को एक झंडे, एक देश और एक शासक के तहत इकट्ठा करना असंभव है। मिस्र के मंत्री ने कहा कि मुसलमानों को अपने देश, झंडे और उसकी विरासत का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी उग्रवाद और आतंकवाद का सामना करने के लिए एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने देश के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, महंगा हो गया सोना, चांदी में भी आई गिरावट। दोस्तों वैश्विक संकेतों से प्रभावित होकर गुरुवार को भारत में सोने की कीमत में मामूली तेजी आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना जून वायदा 75 रुपए यानी कि 0.15% की तेजी के साथ 50,880 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी जुलाई वायदा 202 रुपए यानी कि 0.33% की गिरावट के साथ 60,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1854 प्रति औंस जबकि चांदी $21.58 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट टुडे, निवेशकों के डूबे पैसे, सेंसेक्स 1100 पॉइंट से भी ज्यादा फिसला, निफ्टी में भी आई बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के निफ्टी में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। दिन भर की उथल पुथल के बाद हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स 1158.8 अंक यानी कि 2.14% गिरकर 52,930 पर बंद हुआ और निफ्टी 294.25 अंक यानी कि 1.82% नीचे आकर 15,852 पर बंद हुआ। दरअसल दोस्तों बाजार में गिरावट कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से आ रही है। न केवल भारत बल्कि दूसरे देशों के बाजारों में भी बिकवाली हो रही है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है लेकिन रूस को यह मंजूर नहीं है। इसलिए इस साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इससे दुनिया भर के बाजारों पर असर पड़ रहा है। इस संकट की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई। कच्चे तेल की कीमत में भी काफी इजाफा हुआ है। खाने के प्रोडक्ट्स भी महंगे हो गए हैं। ऐसे में बाजार में गिरावट देखी जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनडीटीवी से बोले हार्दिक पटेल, कांग्रेस में ही हूं, पार्टी के लिए लगातार काम करता रहूंगा। जी हां दोस्तों, गुजरात में पाटीदार समाज के कद्दावर नेता हार्दिक पटेल ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है कि वे कांग्रेस छोड़ रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक ने कहा कि अफवाहें राजनीति का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राज्य के पार्टी से जुड़े मामलों में उनकी आवाज को सुना जाएगा। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए हार्दिक ने सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत
बातचीत की। ट्विटर पर प्रोफाइल में वर्किंग प्रेसिडेंट की जगह प्राउड इंडियन पैट्रियोट, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कमिटेड टू बेटर इंडिया लिखे जाने को पार्टी से नाराजगी से जोड़े जाने संबंधी सवाल पर हार्दिक ने कहा कि मेरा ये मानना है कि मैंने क्या लिखा है इसके बजाय क्या देश पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, वो हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 70 या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों में चौथा बूस्टर डोज कारगर, ब्रिटेन में हुई रिसर्च। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में हुए एक अध्ययन के अनुसार 70 साल या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों में कोविड वैक्सीन का चौथा बूस्टर डोज कारगर साबित हुआ है। यह कोरोना के प्रति सुरक्षा को बढ़ा देता है। दोस्तों बूस्टर डोज की इस रिसर्च में शोधकर्ताओं का कहना है कि चौथे डोज का पीक रेस्पॉन्स कई मामलों में तीसरे डोज से भी बेहतर निकला है। इसी अध्ययन को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि संक्रमण के खिलाफ कम अवधि की सुरक्षा जल्द खत्म हो सकती है। चौथा डोज लेने के 2 हफ्ते बाद इस अध्ययन में करीब 133 लोगों को शामिल करते हुए कई निष्कर्ष निकाले गए हैं। दोस्तों बीबीसी की खबर में हेल्थ एंड सोशल केयर सेक्रेटरी साजिद वाजिद के हवाले से कहा गया है कि अध्ययन के निष्कर्ष बेहद अहम है और इसके कारण लोगों में जागरूकता आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 8 साल में पीक पर महंगाई, अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 7.79% रही। खाने की चीजों से लेकर जूते और कपड़े तक हो गए महंगे। जी हां दोस्तों, आम आदमी को अप्रैल में महंगाई के मोर्चे पर झटका लगा है। खाने पीने के सामान से लेकर तेल के दाम बढ़ने से महंगाई 8 साल के पीक पर पहुंच गई है। दोस्तों गुरुवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई आधारित रिटेल महंगाई दर मार्च में बढ़कर 7.79% हो गई। मई 2014 में महंगाई 8.32% थी। खाने पीने के सामान की महंगाई बढ़कर 8.38% हो गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह लगातार चौथा महीना है जब महंगाई दर आरबीआई की 6% की ऊपरी लिमिट से पार कर गई है। फरवरी 2022 में रिटेल महंगाई दर 6.07%, जनवरी में 6.01% और मार्च में 6.95% दर्ज की गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ताजमहल पर एक्सपर्ट्स का दावा, जमीन के नीचे दबा हो सकता है स्ट्रक्चर, किए कई बड़े खुलासे। जी हां दोस्तों, डीवी शर्मा ने 1998 से लेकर 2001 तक ताज में बतौर सुप्रीडेंट एक्सपर्ट एएसआई काम किया है। उनके मुताबिक ताज वर्जिन जमीन पर नहीं है, इसके नीचे स्ट्रक्चर दबा हो सकता है, नीचे हवेली या उसके हिस्से मिल सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुगलों से जयपुर के राजा की ट्रीटी थी, वो उनके दरबार में काम करते थे। ऐसे प्रमाण है कि जयपुर के राजा की हवेलियां थी। यह सच है कि ताजमहल वर्जिन साइट पर नहीं बना था। 4 हवेलियां ली गई और उनके कुछ हिस्सों पर ताजमहल बनाया गया, बाकी हिस्सों को बंद कर दिया गया। कभी किसी ने सोचा नहीं कि इन हिस्सों को खोलकर देखा जाए। डीवाई शर्मा कहते हैं कि इसके दबे हुए हिस्से खोले जाएं तो ताज से पहले का इतिहास सामने आ सकता है। मंदिर के प्रमाण तो हमें नहीं मिले थे, लेकिन इसका आर्किटेक्चर कई जगहों का मिश्रण है। इसमें ईरान और भारत दोनों का मिश्रण है। 22 कमरों के सच को लेकर उन्होंने बताया कि यहाँ कब्र बनी है जिसे लोग देखते हैं, उनके नीचे असल कब्र है। पहले लोग नीचे वाली कब्र तक जा सकते थे, लेकिन बाद में सुरक्षा के लिहाज से उसे बंद कर दिया गया। उसके भी नीचे एक तीसरा स्ट्रक्चर है, वहां तक पहुंचा जाना चाहिए। तीसरे हिस्से तक जाने का भी रास्ता है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चल जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।